हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज आप मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की कक्षा में हम लोग शाहजहां से संबंधित उसके आगे के बारे में देखेंगे क्लास में कि शाहजहां के पुत्र होते हैं औरंगजेब को जब दक्षिण भारत का जो सूबेदार बनाया जाता है, दक्कन क्षेत्र का जो सूबेदार बनाया जाता है 1636 1636 से लेकर 1644 ईस्वी में, फिर 1652 से लेकर 1657 ईस्वी की इन दो बार उनको जो दक्षिण का क्षेत्र होता है, दक्कन का क्षेत्र होता है, उसका सूबेदार नियुक्त किया जाता है। उन्होंने उन समय जब अकाल की परिस्थितियों में क्या परिवर्तन करते हैं कि वहाँ की जनता को राहत मिलता है और उनकी जो जनता होती है वो राजा के साथ सामंजस्य स्थापित किए रहती है। ये नहीं कि वहाँ पे जैसे अकाल पड़ा तो वहाँ पे विद्रोह होना प्रारंभ हो गया, ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ उत्पन्न वहाँ पे नहीं होती हैं। इन सब के बारे में आज की कक्षा में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था, कि जो हमने अध्ययन किया था वो हमको पूरा याद है या नहीं याद है। अगर नहीं याद है तो कौन सा बिंदु हम भूल गए हैं उसको आज की कक्षा में हम लोग बताएंगे, या जो हम बताएंगे तब उसको आपको आसानी से याद आ जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को समझाता है तो जो समझाता है उसको भी समझाने की कला शैली विकसित होती है, और जो समझता है उसको भी समझने की एक कह सकते हैं समझ विकसित होती है कि किसी भी व्यक्ति को हम किस तरह समझाया जा सकता है। इसी वजह से आपकी कक्षाएं रिवीजन कराई जाती है। देखिए, कल की कक्षा में आपको बताया गया था कि जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ का संबंध पुर्तगालियों के साथ कैसा होता है, क्या पुर्तगाली इनके साथ एकदम सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते हैं या नहीं रखते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में कल की कक्षा में बात की गई थी। चलिए देखिए, पुर्तगाली क्या होते हैं। जब शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ ने इनको व्यापार करने के लिए जो नमक होता है, नमक पर एक आधिपत्य अधिकार दे देते हैं कि जो बंगाल क्षेत्र होता है उस पर आप ही नमक का व्यापार कर सकते हैं। बंगाल क्षेत्र में पुर्तगालियों के अलावा या ईसाइयों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य व्यापारी उस पर नमक का व्यापार नहीं कर सकता। ये केवल अधिकार दिया गया था शाहजहाँ के शासनकाल में पुर्तगालियों के लिए। लेकिन पुर्तगाली इससे कहाँ संतुष्ट होने वाले थे। उनकी लालसा और थी कि वे अधिक से अधिक छूट या रियायतें प्राप्त कर सकें, ताकि वे अधिक से अधिक व्यापार कर सकें और अधिक से अधिक धन का संचय कर सकें और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। जब ये बात कर सकते हैं, जब वो उदंड हो गए, उदंडता का परिचय उन्होंने कैसे देते हैं। जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ की प्रिय पत्नी जो होती है मुमताज़ महल के उन्होंने दो दासियों को बंदी बना लेते हैं या अपहरण कर लेते हैं। जब ये बात शाहजहाँ को पता चलती है तो शाहजहाँ काफ़ी क्रोधित होते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने दूसरा जो कदम पुर्तगाली उदंडता का परिचय देते हैं वो होता है कि जैसे जो भारतीय होते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध, जैसे वे इच्छा के विरुद्ध उन्हें इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कराया जा रहा था। क्या होता था, जो शाहजहाँ के पिता होते हैं जहांगीर ने, उन्होंने पहले ही ये कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति, या कह सकते हैं कोई भी हिंदू, या कह सकते हैं कोई भी भारतीय अगर अपनी इच्छा से ईसाई धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं तो वह स्वीकार कर लें। बस शर्त यह है कि उन पर कोई भी प्रलोभन ना हो या किसी दबाव का कारण ना हो। लेकिन शाहजहाँ के शासनकाल में आते आते जो ईसाई होते हैं इतना उद्दंड हो जाते हैं, वे भारतीयों के विरुद्ध, कह सकते हैं जो भारतीय होते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। और तीसरा जो कारण उनका होता है कि जो शाहजहाँ होते काफ़ी क्रोधित होते हैं। जो अराकान का शासक होते हैं वे चाहते थे कि जो भारतीय मुगल होते थे वे चाहते थे कि अराकान के राजा जो होते हैं उनकी सहायता ना किए जाए। भारतीय जो मुगल होते हैं वे चाहते थे कि कोई अन्य व्यक्ति जो होता है अराकान के जो राजा हैं उनकी मदद ना करे। लेकिन जो पुर्तगाली होते हैं उनको उनकी मदद करना प्रारंभ कर देते हैं। ये उन्होंने अपनी उद्दंडता का परिचय देते हैं। जब ये तीनों बातें शाहजहाँ को पता चलता है, शाहजहाँ काफ़ी क्रोधित होते हैं। उन्होंने 1632 ईस्वी में फरमान जारी कर देता है कि कहीं भी अगर ईसाई धर्म के लोग या ईसाई अनुयायी मिले तो उनको हत्या कर दी जाए। इस क्रम में इसके बाद उन्होंने सबसे पहले हुगली पे अधिकार करते हैं। क्या होता है, हुगली वाला क्षेत्र होता है या बंगाल के क्षेत्र में एक हुगली स्थान आता है जहाँ पे बंदरगाह है, वहाँ पे उन्होंने उस क्षेत्र को अपने अधीन लेते हैं कि उनका व्यापार ताकि बाधित हो, या बाधित होने की वजह से इनके पास जो आमदनी होगी वो, या इनके पास जो पैसा होगा कम होगा। इस वजह से जब ये कार्य कर लेते हैं उसके बाद उन्होंने हजारों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतारने के पश्चात कुछ ऐसे भी होते हैं ईसाई व्यक्ति, या ईसाई लोग होते हैं या ईसाई धर्म के अनुयायी होते हैं, उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिए। ईसाई धर्म छोड़ के उन्होंने इस्लाम धर्म का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिए। और इसी के साथ साथ जो ईसाई धर्म के जो महिलाएं होती थी, युवा महिलाएं होती थी, उनको जो शासक हैं शाहजहाँ के हरम में भेज दिया गया। क्या होता था, शासक के हरम में भेज दिया गया।
इस प्रकार देखा जाए तो उन्होंने ईसाई धर्म पे अपना ईसाई धर्मों के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं या अधिकार बनाए रखा इस तरह। उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में, जैसे जब शाहजहाँ का शासनकाल था लगभग 1630 से लेकर 32 ईस्वी के बीच, दो क्षेत्रों में, इन्हीं के शासनकाल के दौरान दो क्षेत्रों में, एक तो गुजरात का क्षेत्र होता है, दूसरा दक्कन का क्षेत्र होता है, उन दोनों क्षेत्रों में भीषण अकाल पड़ जाता है। जब अकाल पड़ जाती है, ये सूचना शाहजहाँ को पता चलती है, तो उन्होंने अपने जो योग्य पुत्र को समझते हैं औरंगजेब को कुछ समय के लिए इन जो दक्कन का क्षेत्र होता है या दक्षिण का क्षेत्र होता है वहाँ का सूबेदार नियुक्त करते हैं। इनको 2 बार सूबेदार दक्षिण भारत का नियुक्त किया जाता है। कब किया जाता है? 1636 से लेकर 1644 ईस्वी के बीच में एक बार, दूसरी बार इनको नियुक्त किया जाता है 1652 से लेकर 1657 ईस्वी के बीच, इनको 2 बार सूबेदार नियुक्त किया जाता है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि जब उन्होंने पहली बार उनको सूबेदारी नियुक्त की गई या सूबेदारी प्रदान की गई, उन्होंने क्या क्या कार्य करते हैं। देखिए, प्रथम सूबेदार प्रथम सूबेदार इनको कब बनाया गया? 1632 ईस्वी से लेके, क्या होता है, 1632 से लेके 1644 ईस्वी, ये इनको दक्षिण भारत का पहली बार सूबेदार बनाया गया है। क्या होता है, इनको दक्षिण भारत का ये बार पहली बार सूबेदार बनाया गया है। इस प्रकार जो औरंगजेब होते हैं, देखिए क्या होता है, शाहजहाँ के शासनकाल में 1632 के बाद जो होता है, 1632 के बाद यहाँ पे अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के क्रम में जो यहाँ की राजधानी होती है, जो दक्कन क्षेत्र की राजधानी होती है, जो औरंगजेब होते हैं उन्होंने इस क्षेत्र की राजधानी को परिवर्तन कर देता है। क्या कर देते हैं? दक्षिण का जो सूबा होता है या दक्षिण का जो मुगलों का सूबा होता है, उन्होंने उसका राजधानी परिवर्तन कर देते हैं, राजधानी को स्थानांतरित कर देते हैं। क्या होता है, अगले बिंदु लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें पहले लिखिएगा, उन्होंने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन करते हैं। राजधानी परिवर्तन करते हैं। राजधानी को कहाँ पर कर देते हैं? उन्होंने राजधानी परिवर्तन करके औरंगाबाद बना देते हैं। क्या होता है? औरंगाबाद। औरंगजेब ने यहाँ पे जो दक्षिण का क्षेत्र होता है, दक्कन क्षेत्र होता है, वहाँ की राजधानी परिवर्तन करके कहाँ कर देते हैं? औरंगाबाद कर देते हैं। औरंगाबाद आके उन्होंने राजधानी परिवर्तन क्यों करते हैं? राजधानी परिवर्तन करने का एक ही कारण होता है कि जैसे जो राजधानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जनता या कह सकते हैं जो भी बिजनेसमैन हो या कह सकते हैं व्यापारी होते हैं या उच्च वर्ग के अधिकारी होते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। जब वहाँ पे निवास करेंगे, भूख कह सकते हैं अकाल की वजह से वहाँ पे यातायात में बाधा होगी, अन्न का भंडारण नहीं होगा, इस वजह से उन्होंने यहाँ के क्षेत्र को, जो पहले राजधानी था, उसको स्थानांतरित करके उन्होंने औरंगाबाद को एक नई राजधानी के रूप में उन्होंने वहाँ पे एक नई राजधानी स्थापित करते हैं। तो इसी के साथ अहमदनगर राज्य का उठता है। उसके बाद उन्होंने ये औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। क्या होता है? अहमदनगर को, दूसरा बिंदु लिखिए, इन्होंने जब यहाँ के औरंगजेब शासक बनते हैं, कह सकते हैं सूबेदार बनते हैं, उन्होंने अपने शासन की या कह सकते हैं अपने सैन्य गुणों का परिचय देते हुए उन्होंने जो अहमदनगर क्षेत्र होता है उसको मुगलों के अधीन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मुगल साम्राज्य में विलय कर लेते हैं। अहमदनगर को क्या करते हैं? अहमदनगर को मुगल क्षेत्र में विलय कर लेते हैं। क्या होता है? देखिए, जब 1616 ईस्वी में इन्होंने जब पहली बार कह सकते हैं दक्षिण भारत के अभियान पे जाते हैं, उस दक्षिण भारत के अभियान पे उन्होंने जाते हैं, तो वहाँ पे उनका क्या होता है, जाते हैं, जो शाहजहाँ होते हैं पहली बार जब दक्षिण भारत के अभियान पे जाते हैं 1616 ईस्वी में, वहाँ पे जाते हैं, उन्होंने जाने के पश्चात उन्होंने संधि हो जाती है। संधि होने के बाद जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने शाहजहाँ को एक उपाधि देते हैं, खुर्रम। जैसे जो जहांगीर होते हैं, शाहजहाँ का पहले नाम होता था, क्या होता था? खुर्रम होता था। खुर्रम को एक शाहजहाँ की उपाधि देते हैं। जब अहमदनगर और जो दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है, इन आक्रमण करने के लिए जाते हैं, इन दोनों में संधि हो जाती है। संधि होने के पश्चात उन्हें शाहजहाँ की उपाधि देते हैं। ये कार्य करते हैं उनके जो शाहजहाँ होते हैं, ये कार्य करते हैं। उसके बाद जो उनके पुत्र होते हैं, औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब ने जो अहमदनगर क्षेत्र होता है, अहमदनगर क्षेत्र को अपने मुगल साम्राज्य में विलय कर लेते हैं। क्या होता है? जो पहले दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है उसको दिल्ली के अधीन कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ उस समय देखा जाए तो जो बीजापुर होता है, गोलकुंडा होता था, उन पर अधिकार नहीं किया गया, केवल उन पे कह सकते हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था कि अकबर के शासनकाल से ही दबाव डाला जा रहा था कि वे क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहते थे। लेकिन अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ऐसे तीन सूबा था जो उस समय कह सकते हैं अकबर के अधीन नहीं था। लेकिन
जब औरंगजेब वहाँ के दक्षिण भारत के सूबेदार बनते हैं, सूबा संभालते हैं, तो उन्होंने बीजापुर गोलकुंडा के काफ़ी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेते हैं। क्या होता है, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, उनके काफ़ी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेगा, दूसरा लिखेगा बीजापुर, तीसरा बिंदु होता है बीजापुर, बीजापुर गोलकुंडा के, गोलकुंडा के काफ़ी क्षेत्रों को, काफ़ी क्षेत्रों को, काफ़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। क्या होता है, काफ़ी क्षेत्रों पे जो होते हैं औरंगजेब होते हैं वे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा कैसे कर लेते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कब्जा कब करता है, जब उसका बाहुबल होता है। इसका मतलब होता था कि जो औरंगजेब होते हैं उन्होंने दक्षिण भारत पर जब सूबेदारी संभालते हैं तो उन्होंने अपना सैन्य गुणों का परिचय देते हैं। परिचय देने के पश्चात बीजापुर होता है, गोलकुंडा होता है, उन क्षेत्रों पे उन्होंने कब्जे कर लिया। और इसी का देखिए, ये तो होता है उन्होंने, औरंगजेब ने अपने शक्ति का परिचय देते हैं। शक्ति का परिचय देने के पश्चात जो शाहजहाँ होते हैं, क्या होता है, औरंगजेब के जो पिता होते हैं, शाहजहाँ के हस्तक्षेप की वजह से जो इन दक्षिण भारत के क्षेत्र होते हैं उनका विलय नहीं करते हैं। क्या होता है, जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब का कहना था, औरंगजेब चाहते थे कि जो भी दक्षिण भारत का सूबा हो वो मुगलों के अधीन, या कह सकते हैं मुगलों की जितने भी साम्राज्य हैं उन सबको एक साथ जोड़ लिया जाए। क्या होता है, उनको दिल्ली के साम्राज्य में विलय कर लिया जाए, या दिल्ली में उनको विलय कर लिया जाए। लेकिन जो शाहजहाँ थे वो दूरदर्शिता की नीति अपनाते हुए चाहते थे कि इन सब का विलय न किया जाए। जो दूर क्षेत्र के शासक हैं वो स्वतंत्र रहें, बस केवल उन्हें कर के रूप में कुछ मुद्राएं भेजते रहें। अगर इन सब क्षेत्रों को एक ही साथ विलय कर लिया जाए, विलय करने से कई समस्याएं सामने उत्पन्न होती थी। उन समस्याओं में जैसे दूर दराज के क्षेत्र होते थे, वहाँ पे जो शासक होते हैं उनका संचालन करना उतना कारगर नहीं होता था जितना आप शासन संचालन अच्छे ढंग से पास वाले क्षेत्रों में करेंगे। और जो दूर वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे शासन संचालन करना काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी वजह से जो शाहजहाँ होते हैं वे चाहते थे कि इनका विलय ना किया जाए, जबकि औरंगजेब चाहते थे कि इनका विलय कर लिया जाए, ताकि जब विलय करेंगे तो इनका जो साम्राज्य होगा काफ़ी विस्तार में या काफ़ी बड़े क्षेत्र में होगा। बड़ा क्षेत्र होने पर हर चीज़ समस्याएं उत्पन्न करने लगी। इसी वजह से शाहजहाँ ने इस नीति को अपनाते हुए उन्होंने इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया। यहाँ लिखिएगा, शाहजहाँ के हस्तक्षेप के कारण, हस्तक्षेप के कारण इन क्षेत्रों का विलय नहीं किया गया। क्या होता है, इन क्षेत्रों का विलय नहीं किया गया क्योंकि शाहजहाँ जो होते हैं दूरदृष्टि अपनाते, ये दूरदृष्टि के शासक थे। इसी वजह से वे चाहते थे कि इनका विलय नहीं किया जाए, लेकिन औरंगजेब जो होते हैं वे चाहते थे कि इनका विलय किया जाए। फिर अगला बिंदु देखिए, ये तो होता है बीजापुर और गोलकुंडा। जो गोलकुंडा के वहाँ के वजीर होते हैं, क्या होता है, गोलकुंडा होते हैं मीर जुल्मा। कौन होते हैं, मीर जुल्मा। वे आते हैं क्या आते हैं, देखिए जो गोलकुंडा के वजीर होते हैं, गोलकुंडा के वजीर जो मीर जुमला, कौन होते हैं, गोलकुंडा के जो वजीर होते हैं मीर जुमला होते हैं, वे शाहजहाँ से मिलने दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने पे उनको जो कोहनूर हीरा होता है उनको भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। क्या होता है, जो गोलकुंडा के वजीर होते हैं मीर जुमला, कौन होते हैं, गोलकुंडा के जो वजीर होते हैं मीर जुमला आते हैं शाहजहाँ से मिलने दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने पे उनको कोहनूर हीरा प्रदान करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा अगला बिंदु, चौथा बिंदु लिखिएगा, गोलकुंडा के वजीर, गोलकुंडा के वजीर कौन थे, वजीर थे मीर जुल्मा। कौन थे, मीर जुल्मा शाहजहाँ से दिल्ली मिलने आते हैं और उपहार स्वरूप कोहिनूर हीरा प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं, प्रदान करते हैं। आपसे यहाँ सवाल बनने के चांस ये है कि वह कौन सा शासक होते हैं, वह कौन से कहाँ के वजीर होते हैं जिन्होंने शाहजहाँ को, देखिए क्या होता है कि जो गोलकुंडा के वजीर होते हैं, गोलकुंडा के जो वजीर होते हैं मीर जुल्मा, कौन होते हैं, मीर जुल्मा जो होते हैं वे शाहजहाँ से मिलने आते हैं, दिल्ली दरबार में आते हैं। दिल्ली दरबार में आने के पश्चात उनको उपहार स्वरूप उन्होंने जो कोहिनूर हीरा होता है उनको वो प्रदान करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो
जो गोलकुंडा का क्षेत्र होता है और जो दिल्ली का क्षेत्र होता है, इन दोनों शासकों के बीच कह सकते हैं एक मित्रवत व्यवहार होता है या मित्रवत संबंध होता है। इसी वजह से जो गोलकुंडा के वजीर होते हैं, गोलकुंडा के जो वजीर होते हैं, मीर जुल्मा होते हैं, वे शाहजहाँ से मिलने आते हैं। शाहजहाँ से मिलने आने के पश्चात वे उनके साथ मित्रवत कर सकते हैं, संबंध अपना स्थापित करना चाहते थे, ताकि उन पे जो गोलकुंडा क्षेत्र होता है उस पर अधिक से अधिक कर का प्रभाव न पड़े, या कह सकते हैं कर का प्रभाव न पड़े। इसी वजह से वे कोहिनूर के जो वजीर होते हैं दिल्ली आते हैं और शाहजहाँ से मिलते हैं। अब हम लोग, ये तो होता है उनके बाद जब पहली बार उनको सूबेदारी, औरंगजेब को जो सूबेदारी मिलती है दक्कन का क्षेत्र का, ये उन्होंने इतने कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं आपको देखिए। पहला कार्य करते हैं, उन्होंने राजधानी परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? राजधानी को परिवर्तन करते हैं। दूसरा कार्य क्या होता है? उन्होंने जो अहमदनगर क्षेत्र होता था, अहमदनगर क्षेत्र जो उस शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के दौरान या अपने पिता के शासन काल के दौरान इस क्षेत्र पे कह सकते हैं केवल संधि स्थापित करते हैं, जबकि जो शाहजहाँ के पुत्र होते हैं औरंगजेब होते हैं, उस अहमदनगर क्षेत्र पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात जो उन्होंने तीसरा कार्य करते हैं, जैसे बीजापुर हो गया, जो गोलकुंडा क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों के काफ़ी भूभाग को उन्होंने अपने अधीन कर लेते हैं या उस पर कब्जे कर लेते हैं। और अगला जो बिंदु होता है, गोलकुंडा के जो वजीर होते हैं, मीर जुल्मा जो होते हैं, वे दिल्ली दरबार में आते हैं। दिल्ली दरबार में आते हैं, उसके बाद वे शाहजहाँ से अपनी वार्तालाप करते हैं और उन्हें उपहार स्वरूप कोहिनूर का हीरा उन्हें प्रदान करते हैं। ये होता है। और जब दूसरी बार उनको अपना कह सकें दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, उस दूसरी बार उन्होंने जब सूबेदार नियुक्त किया जाता है 1652 से लेकर 1657 ईस्वी के बीच, उन्होंने कौन कौन से कार्य करते हैं इसके बारे में हम लोग अगले बिंदु में देखते हैं कि उन्होंने जब दूसरी बार सूबेदारी प्राप्त करते हैं दक्कन क्षेत्र का, कौन कौन से कार्य करते हैं। देखिए अगले बिंदु में हम लोग बात करेंगे जो औरंगजेब होते हैं। औरंगजेब को दूसरी बार जब दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, तो वह शासनकाल होता है 1652 से लेकर 1657 ईस्वी के बीच। उन्होंने दूसरी बार दक्कन का सूबेदारी नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे लिखिएगा दूसरी बार सूबेदारी, सूबेदार 1652 से लेके 1657 ईस्वी के बीच। आखिर जब उन्होंने पहली बार जो दावे कह सकते हैं सूबेदार बनते हैं, क्या करते हैं, ये आपको अभी इसके पहले बिंदु में बताया गया। दूसरी बार जब ये सूबेदारी बनते हैं, सूबेदार बनते हैं, उन्होंने ऐसा क्या परिवर्तन करते हैं उनके बारे में देखिए। उन्होंने दूसरी बार में जब सूबेदार उनको नियुक्त किया जाता है, तो वह वहाँ की जो लगान व्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ साथ जब लगान व्यवस्था सुधरेगी तो जो वहाँ की अर्थव्यवस्था होगी वह भी काफ़ी सुधार या कह सकते हैं काफ़ी बेहतर होगी। ये दो कार्य करते हैं औरंगजेब ने जब दूसरी बार दक्कन का उनको सूबेदार नियुक्त किया जाता है। क्या क्या करते हैं देखिए। सबसे पहले यहाँ पहला बिंदु लिखिएगा, उन्होंने लगान व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा कार्य करते हैं, दूसरा कार्य इनका होता है अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हैं। क्या होता है? अर्थव्यवस्था पर कह सकते हैं फोकस करते हैं। देखिए कोई भी कार्य करेंगे इन्होंने, जैसे ये लगान व्यवस्था का कार्य करते हैं, लगान व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करते हैं और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो इन कार्य में कह सकते हैं ऐसे कार्यों में उनकी एक सहायता करते हैं। एक कह सकते हैं जो मंत्री होते हैं वे इनकी इस कार्य में कह सकते हैं जो दक्कन का क्षेत्र होता है उसमें सहायता करते हैं। इस कार्य के लिए इनकी सहायता करते हैं अमीर मुर्शिद कुली खां। कौन सहायता करते हैं इन कार्यों में? यहाँ पर अगला लिखा है इन कार्यों में अमीर कौन होते हैं? अमीर मुर्शिद कुली खां। क्या होता है? अमीर मुर्शिद कुली खां इनकी सहायता करते हैं इस कार्य के लिए, कह सकते इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। इन कार्यों में अमीर मुर्शिद कुली खां इनकी मदद करते हैं या इनकी सहायता करते हैं। क्या होता है? जो अमीर मुर्शिद कुली खां होते हैं, जो उन्होंने औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब ने जो दो नीतियाँ अपनाते हैं, उन्होंने लगान व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहा और दूसरा जो होता है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहा। इन दो महत्वपूर्ण कार्यों में जो उनके सहयोगी होते हैं अमीर मुर्शिद कुली खां होते हैं, ये भी चाहते थे कि जो दक्कन का क्षेत्र होता है उसमें अर्थव्यवस्था में सुधार हो और उसके साथ साथ जो वहाँ की लगान व्यवस्था होती है या लगान पद्धति को वे सुधार करना चाहते थे। ये दो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने औरंगजेब ने जब दूसरी बार अपने सूबेदार वहाँ का नियुक्त किए जाते हैं तो ये कार्य करते हैं। उसके बाद जो मुर्शिद कुली खां होते हैं, मुर्शिद कुली खां ने जो तकनीक कह सकते हैं जो
उन्होंने नियम का प्रतिपादन किया या जो नियम का उन्होंने संचालन किया या जो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए वो होते हैं आईने 10 साल पद्धति। उन्होंने इस पद्धति को सुधार करने के लिए कौन से नियम प्रतिपादन किए? आईने आईने 10 साल आईने 10 साल पद्धति। इन्होंने जो मुर्शिद कुली खां होते थे चाहते थे कि उन्होंने लगान व्यवस्था को सुधार करने के लिए आईने 10 साल पद्धति का उपयोग किया जाए, जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता था? किसी अन्य नाम से जाना जाता था, टोडरमल बंदोबस्त। इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या होता है? देखिए, जब अकबर के शासनकाल में 1580 ईस्वी के बीच में जो 9 रत्न थे उनमें से एक टोडरमल थे। उन्होंने इस पद्धति का विकास करते हैं, इस पद्धति को उन्होंने प्रारंभ करते हैं जो 1580 ईस्वी में प्रारंभ करते थे। उसी पद्धति को अपनाते हुए जो मुर्शिद कुली खां होते हैं और औरंगजेब होते हैं, इन दोनों लोगों ने इस पद्धति को अपनाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो दक्षिण भारत का दक्कन क्षेत्र होता है उन पर लगान व्यवस्था में सुधार आती है। कौन सी पद्धति होती है? आईने 10 साल पद्धति होती है। इसी वजह से जो मुर्शिद कुली खां होते हैं, अमीर मुर्शिद कुली खां होते हैं, इन्हें दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाने लगा। क्या होता है? इनके इसी योग्यता की वजह से इन्हें दक्षिण भारत का, यहाँ पे लिखेगा दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाने लगा। ये याद रखिएगा। क्या होता है? अगर आपसे पूछ ले, सिर्फ केवल पूछ ले कि जो थे रैयतवाड़ या कह सकते हैं टोडरमल बंदोबस्त के संस्थापक या जनक कौन होते थे, वो कौन होते हैं? टोडरमल होते हैं। अगर आपसे दक्षिण भारत का टोडरमल पूछा जाए तो कौन होते हैं? दक्षिण भारत का टोडरमल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका होते हैं अमीर मुर्शिद कुली खां होते हैं, जिन्हें दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। अगर आपसे केवल टोडरमल पूछा जाए तो टोडरमल होते हैं। तब वहाँ पे आपको उत्तर दक्षिण नहीं दिया रहेगा। जब अगर आपको उत्तर भारत का पूछा रहेगा तो वहाँ सीधे पूछा जाएगा टोडरमल बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था, तो आपसे ऑप्शन दिया रहेगा उसमें टोडरमल जो होते हैं। अगर दक्षिण भारत का पूछा जाए कि दक्षिण भारत का टोडरमल कौन होते हैं, तो अमीर मुर्शिद कुली खां होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं, ये तो उनका है शाहजहाँ के शासनकाल में जब औरंगजेब को 2 बार सूबेदार नियुक्त किया जाता है, उन्होंने ये कार्य संचालन करते हैं। उसके बाद अब हम लोग फिर पुनः शाहजहाँ के बारे में आते हैं कि उन्होंने क्या कार्य करते हैं। देखिए जो शाहजहाँ तो है, शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में उन्होंने राजधानी परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? अगला बिंदु देखिए, यहाँ पे अगला बिंदु देखिए, शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन करते हैं। राजधानी परिवर्तन, आखिर उन्होंने राजधानी परिवर्तन कहाँ करते हैं, कहाँ, किस स्थान से किस स्थान ले जाते हैं? देखिए क्या होता है, उन्होंने राजधानी को जो आगरा क्षेत्र कह सकते हैं, इनके शासनकाल में जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। कहाँ थी? आगरा थी। आगरा से ये कहाँ पे स्थानांतरित कर देते हैं? आगरा से उन्होंने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं। कहाँ पे? दिल्ली। ये उन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और बनने की भी संभावना होती है कि मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आगरा से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली करते हैं, तो कौन से होते हैं? वो होते हैं शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के दौरान राजधानी परिवर्तन करते हैं। कहाँ पे करते हैं? आगरा से उन्होंने दिल्ली इसको स्थानांतरित। देखिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की कक्षा में बात करेंगे उनकी धार्मिक नीतियाँ का क्या थी, उन्होंने अपने प्रजा के साथ कैसा सामंजस्य होता है, उनके शासनकाल में किस तरीके के सिक्के चलते थे, और उनके कह सकते हैं जब उनका दरबार होता है तो शिक्षित शासक होते हैं। शिक्षित जब शासक कोई होगा तो उनके शासनकाल में विद्वानों का भी आगमन होगा, और जब विद्वान होंगे उनके द्वारा कुछ न कुछ ग्रंथ लिखे जाएंगे या साहित्यों का भी रचनाकार होंगे। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।